आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। प्राइम दोपहर के इस चर्चा में आपका खास कार्यक्रम है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तू डाल डाल मैं पात पात। तमाम सियासी दलों के रूठ जाने से इंडिया गठबंधन को यकीनन झटका तो लगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के सहारे कांग्रेस दल के मानसिक बल में कोई कमी नजर नहीं आती दिख रही। तभी तो मोदी सरकार के श्वेत पत्र लाने से पहले कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी कर दिया है और इसके सहारे कोशिश ये बतलाने की गई है कि 10 सालों में डेमोक्रेसी को खात्मा किया गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे 10 सालों के दौरान सरकार की उपलब्धियां और साथ ही जानेंगे कांग्रेस के आरोपों का आधार क्या है। जाहिर सी बात है, 2024 का सियासी समर सज चुका है। ऐसे में हर एक सियासी दल अपने अपने तरीके से जनाधार को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुट गए हैं। देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की, आर पार की लड़ाई लड़ रही हैं। आखिर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए इस ब्लैक पेपर को जारी करने के पहले। ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है, चुनावी समर, चुनावी बिसात बीत चुकी है। कांग्रेस और दो बड़े धड़े जो हैं, कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन है या इंडी गठबंधन जिसको हम कहते हैं, या फिर बीजेपी का एनडीए गठबंधन, दोनों आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही अपने सरकार की उपलब्धियों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी करके सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। ब्लैक पेपर में कांग्रेस के क्या क्या आरोप हैं, देखिए। 10 सालों में हर वर्ग के युवाओं के साथ छलावा किया गया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, इस बात का आरोप लगाया गया है। मोदी सरकार ने वादे नहीं किए पूरे, इस बात का भी आरोप जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर में लगा है। 10 सालों के विकास पर सवाल उठाए गए हैं, यानी पिछला 10 साल का जो मोदी का कार्यकाल था उस पर सवाल उठाए गए हैं। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, यह भी आरोप है कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर में। 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपनी ओर किया है, अपने पाले में किया है। 10 सालों में हर वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। ये ब्लैक पेपर की खास बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। युवाओं को नहीं मिला है कोई रोजी रोजगार, यह भी आरोप लगाया गया है। मोदी सरकार ने कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं, यह आरोप भी इस ब्लैक पेपर में देखने को मिल रहा है। 10 सालों के विकास पर सवाल उठाए गए हैं। निश्चित तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका इस ब्लैक पेपर में विस्तार से चर्चा किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये ब्लैक पेपर जिसकी जो खास बातें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि आखिर कांग्रेस को कहाँ दिक्कतें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के केंद्र के सरकार से। इसको लेकर के ये जनता से अपील की गई है। इसमें काफ़ी विस्तार से ये पूरा ब्लैक पेपर जारी किया गया है और इसको जन जन तक पहुँचाने की कांग्रेस की कवायद भी शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी भी ली थी कि विकसित भारत पर किसी की नज़र न लगे, इसलिए इन्होंने काला टीका लगाया है इस ब्लैक पेपर के जरिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सियासत काफ़ी दिलचस्प होती हुई नज़र आ रही है। आर्थिक अन्याय की बात की जाए, आर्थिक प्रबंधन की बात की जाए या राजनीतिक अन्याय की बात की जाए, सामाजिक अन्याय की बात की जाए, तमाम ऐसे टाइटल्स हैं जिसके अंतर्गत मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस की ओर से। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संतोष दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी,
वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, और तमजीद अहमद साहब जो कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से इस चर्चा में हमारे साथ होंगे, और विशेष संवाददाता अजय द्विवेदी हमारे साथ रहेंगे जो दिल्ली की सियासी सरगर्मियों पर नज़र भी रखते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे संतोष जी के पास। संतोष जी, आप अभी श्वेत पत्र जारी नहीं कर पाए और कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी कर दिया। शुरू से रहा है कि सरकार के जो है जो भी अच्छे काम होते हैं उसके खिलाफ जो है खड़ा हूँ, तो जल्दबाजी में उन्होंने ब्लैक टीका लगा दिया। कोई बात नहीं, नजर ना लगे इस भारत विकसित भारत को। ये अच्छा काम किया उन्होंने, ये ब्लैक टीका लगाने का काम किया, इसका तो स्वागत होना चाहिए। ब्लैक पेपर जारी कर दिया। अच्छा, इनके पास है क्या करने के लिए? कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, कोई अच्छी योजना इनके पास नहीं है, कोई रचनात्मक कार्य नहीं है। देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सके इसके लिए सरकार को सलाह देने की हैसियत में भी नहीं है। कम से कम सरकार को बताएं कि भाई हमारे विचार है या आप किस तरीके से कार्य को करो जिससे और अच्छा विकसित भारत में जो नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है विकसित भारत बनाने का, उसमें और क्या ये अच्छा कर सकते हैं। ये ना करके ये टांग खींचने का काम करते हैं, और कांग्रेसियों का हमेशा यही आदत रही। ये जब भी कोई सरकार अच्छा काम करती है उनकी टांग खींचो, उनकी आलोचना करो, और आलोचना देश में ही नहीं, ये विदेशों में भी जाके करते हैं जी। इस तरीके के ये जो है प्रतिद्वंदी हैं कि अपने देश के लोगों की आलोचना विदेश में जाके करते हैं। तो ऐसे कांग्रेस के लोगों से कोई और हम लोग आशा नहीं कर सकते। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, देश का विकास हो रहा है, और इसी मंसूबे के साथ पूरे देश के लोग मोदी जी के 2024 की जो चुनाव है उसके लिए आंखें बिछाए बैठे हैं कि जल्दी चुनाव है, फिर दोबारा मोदी जी को हम प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित। जी तमजीद साहब, आपके पास आएंगे। आपकी पार्टी ने आज ब्लैक पेपर जारी किया है। जाहिर सी बात है इसमें सामाजिक अन्याय की बात की जा रही है, आर्थिक अन्याय की बात की जा रही है, सामाजिक अन्याय की बात की जा रही है, राजनीतिक अन्याय की बात की जा रही है। आपने अभी सुना बीजेपी के प्रवक्ता हैं संतोष दुबे जी को, क्या लगता है संतोष जी के दावे में कितनी हकीकत है? संतोष जी तो खैर संतोष जी ने अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरीके से आज अगर आपने देखा है, अगर आप इसको ब्लैक पेपर की बजाय, मैं ब्लैक पेपर तो है ही है जो हमने जारी किया है, इसको एक थोड़ा सा और सामान्य शब्दों में मैं कह दूं तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का काला चिट्ठा जारी किया गया है 10 सालों का। जिस तरीके से इस समय देश के अंदर भयंकर बेरोजगारी की स्थिति, भयंकर का मतलब है कि एक्सट्रीम सिचुएशन है बेरोजगारी की, कि एकदम से हालात सरकार को ये है कि बेरोजगार युवाओं पे कोई ऐसा भाजपा शासित प्रदेश नहीं है जहां पे लाठियां ना बांधी जा रही है। लखनऊ की अगर बात कर लें, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हो, या न जाने कितने संगठन ऐसे हैं जो बेरोजगारी के मुद्दे बेचारे लोगों लाठी खा रहे हैं। आर्थिक अन्याय की स्थिति यह है कि इन्होंने क्या वादा किया था, मैं तो बात ही छोड़ दीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो इनका घोषणा पत्र 2019 और 2014 में जिन्होंने जारी किया था, सिर्फ उसी को उठा के पढ़ लीजिए। ये अपने वादों पे आज की डेट में ये किसी भी डिबेट में बहस करने की काबिल नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि 2022 तक हम सबको घर दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दे देंगे हर साल, 20 करोड़ रोजगार तो मिल जाना चाहिए। अब तक सबको घर मिलना चाहिए था, सबको घर तो मिल जाना चाहिए था। किसानों की आय दुगनी करनी थी, किसानों की आय दुगनी हो गई है। किसानों को सबको एमएसपी मिलना चाहिए था, सबको दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने तो जो वादा किया था चुनाव में, कहाँ तो पैसा चरागा हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मैस्टर नहीं शहर के लिए, आज किसी स्थिति में नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस कोई रचनात्मक इनको सजेशन नहीं दे रही है। हमारी तो छोड़िए, इन्होंने अपनी मिनिस्टर्स की हालत ये कह दी कि वो इस हैसियत में नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई सजेशन दे दें, वो इस हैसियत में नहीं। भाई कांग्रेस पार्टी की तो वो सुनेंगे ही नहीं, अपने मिनिस्टर की वो सुनने को तैयार नहीं है, बाकी तो छोड़िए। हालात बहुत बदतर इस समय देश के, जिस तरीके से आर्थिक असमानता बढ़ रही है, जिस तरीके से सामाजिक असमानता बढ़ रही है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। जिस तरीके से सारे वर्गों को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खास सारे वर्गों को इन्होंने, आप पीएमओ कार्यालय में देख लीजिए, SC ST OBC आपको दिखलाई नहीं पड़ेंगे। ओबीसी तो क्या ये सामाजिक समानता है? SC ST OBC को आप बाइकाट करके देश के 80% आबादी को आपने बाइकाट कर दिया है। आपको पीएमओ के अंदर अधिकारी नहीं बनेंगे। 5% उनका जो बजट है, 80% आबादी का बजट का निर्धारीकरण की जिम्मेदारी 5% अधिकारियों में है। सिर्फ 5% SC ST OBC के अधिकारी रहेंगे। कितनी बड़ी सामाजिक असमानता है। तो भारतीय जनता पार्टी का विचार ये है कि जिस तरीके से झारखंड के अंदर एक आदिवासी का नेता है, तो आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री था, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई SC ST OBC का नेता बैठ के मुख्यमंत्री और राज करे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भयंकर बेरोजगारी, आर्थिक
आर्थिक स्थिति में जिस तरीके के भयंकर कर्ज की स्थिति देख लीजिए, ऐतिहासिक स्तर पर कर्ज पहुंच चुका है। 2,05,000 करोड़ रुपए का इस समय कर्ज देश के ऊपर है। ठीक है हालात कमजीत इस जी, समय बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ ये प्रतीकों के सहारे छिप के राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इनको बर्दाश्त ठीक है करने की स्थिति ठीक में है। अशोक जी को जरा जोड़ लें डिबेट से। अशोक जी, कांग्रेस और जी बीजेपी के बीच समाजवादी पार्टी का क्या रुख होने वाला है? देखिए, समाजवादी पार्टी का रुख सबको पता है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में पूरी कमर कस चुकी है। और दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आप व्हाइट पेपर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सफेद क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ भी है काला ही काला है इनका विगत 10 सालों में। अभी तो बात श्वेत ये पत्र करते जारी हैं 4 होने वाला है वर्गों थोड़ी की। देर में, तो फिर देखा जाएगा उसमें क्या है सफेद। हाँ जी, पहले आप बोलें। जी, वही मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 10 सालों में कुशासन किया इस देश के ऊपर, जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है, जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों का हनन किया है, तो ये सब देखते हुए हम लोगों को तो ये लगता है कि कुछ इनके पास बताने को है नहीं। जिस तरह से आपने देखा होगा, अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुआ है चंडीगढ़ में किस तरह से लोकतंत्र को लूटा गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। आपने देखा होगा कि ये सरकार इस अहंकार में रहती है कि हमको जनता ने मैंडेट दिया है, तो हमको अगर मैंडेट मिला है तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलट देंगे। हमको मैंडेट मिला है तो हम चुनाव आयोग को भी नहीं मानेंगे। हमको मैंडेट मिला है तो हम जिसके मन में होगा उसके घर पे ईडी भेज देंगे। तो मैंडेट मिलने का ये मतलब नहीं है कि देश की सारी संवैधानिक न्यायिक सारी व्यवस्था पे आप कब्जा कर लें। मैंडेट मिला आपको सरकार चलाने के लिए, लेकिन जिस तरह से सरकार लगातार, मैं फिर कहूंगा कि चुनाव आयोग के लिए जो सिलेक्शन पैनल का गठन माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2 मार्च 2023 का आदेश था, उसको भी इन्होंने चुनाव में धांधली करने के लिए, चुनाव में बेईमानी करने के लिए उस आदेश को भी पलट दिया। चंडीगढ़ का मैटर आप देख ही रहे हैं। तो सरकार के पास बेईमानी, झूठ, फरेब, धार्मिक नफरत फैलाने के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। रह गई बात सोशल जस्टिस की, ठीक है, बिहार में आपके आरोप का जवाब जरा संतोष जी से हम ले लें। संतोष जी, काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं भाई। देखिए, ये लोग क्या है ना कि ये घर से बोलते हैं आपके यहाँ डिबेट पे, ये लोग तय करके आते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करनी, और ये सिखा के इनको भेजा जाता है इनके यहाँ खाली आलोचना। अरे अच्छे कामों का कम से कम वर्णन तो कर दिया करो, कोई अच्छे काम भी है तो उसका वर्णन करिए। लेकिन इनके आरोपों को ये मान के चलिए कि मिथ्या, इनका काम ही है झूठ बोलना आके जो डिबेट। तो सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो वादे किए हैं, जो समाज में हमने जो है जो कहा है उसको करने का काम किया, जिन्हें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम सरकार को चला रहे हैं। संतोष जी, कांग्रेस का एक आरोप था कि भाई 2014 का जो चुनावी घोषणा पत्र है केवल वही पढ़ लीजिए आप, तो उसमें ही वादे पूरे नहीं हुए हैं। इस आरोप का जवाब दीजिए भाई। ये कांग्रेस को लगता होगा, लेकिन जनता को तो अगर हमने वादे ना पूरा किए होते तो जनता हमको 19 में नहीं लाती और फिर 24 में लाने जा रही है। तो ये कांग्रेस के वादे और कांग्रेस क्या कहना चाह रही है ये तो जनता समझ नहीं पा रही है। अगर हमारे वादे ना पूरे होते और कांग्रेस जाके जनता के बीच में इस बात को बताई होती तो शायद हम 19 में ना आते। तो जनता जो है लोकतंत्र में जनार्दन है, और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश सुरक्षित है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो जिस तरीके से विकास का कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके का देश को जो है एक पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करा रहे हैं, तो निश्चित ही जनता मोदी जी के साथ है और हम सभी लोग जनता के साथ हैं। जनता के बीच में जाके हम लोग कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली हम चुनावी मुद्दे को लेकर जो है कभी यात्रा निकाल देंगे, कभी कुछ। हमारा कार्यकर्ता 24 आवर्स जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में सहभागी रहता है, जनता के बीच में कार्य करता है, और इसीलिए हमारी पार्टी को लगातार विजय मिल रही है। अहमद साहब, सुना आपने भाई, जनता अगर आप सब जगह सही हैं तो जनता का आपको साथ क्यों नहीं मिल रहा है? इस चीज का पैमाना नहीं हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मान लिया जाए कि जितना भी ये कुशासन कर रहे हैं उसको इनको लाइसेंस मिल गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में, इसीलिए हम लोगों ने उस काला चिट्ठा इनका खोलने का काम किया है। हम लोग जनता के बीच लेके जाएंगे और जनता को बताएंगे कि इन्होंने क्या करने का काम किया है। जिस तरीके से इस समय बेरोजगारी की स्थिति पे आप अगर आकलन कर लीजिए, ऐतिहासिक बेरोजगारी इस देश में
फिर जिस तरीके से कर्ज इन्होंने देश के ऊपर लाद दिया वो कौन भूल सकता है? चुन के जिस भेज रही तरीके है से इन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, 700 किसानों की जान चली गई, कौन भूल सकता है? जिस तरीके से इन्होंने महिला आरक्षण के नाम पे धोखा देने के काम किया वो कौन भूल सकता है? जिस तरीके से यूसीसी के नाम पे देश को उत्तराखंड के लोगों को धोखा देने का काम किया वो कौन भूल सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के धोखे की मशीन बन चुकी है। और इनकी एक बड़ी, मैं तो बड़ा इनकी साहस की दाद देना चाहता हूँ। ये हम लोग से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग आए और इनके कामों पे ताली बजाएं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सारे संस्थाओं पे कब्जा करने का काम किया है, अब इनको ये भी कहने में थोड़ा हर्ष नहीं होता, संकोच नहीं होता कि आके विपक्ष से कहते हैं कि हमारे कामों पे, हमारे कुशासन पे, हमारे ऐतिहासिक तानाशाही शासन पे आके आप ताली बजाइए। अब इनकी यही तानाशाही व्यवस्था का प्रतीक होता है कि आज विपक्ष से कह रहे हैं कि हम जो भी कहें उसका क्या ताली बजाइए। यही तानाशाही ताली बजा रही है और बार-बार हमको जो है देश के अंदर एक तानाशाही शासन का जिस तरीके से उदय हो रहा है और लगातार वो उदय बढ़ता चला जा रहा है। एक एक करके बोले। और निश्चित रूप से जो आप यह समानता देख रहे हैं, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे सामाजिक असमानता हो, चाहे बेरोजगारी की स्थिति हो, चाहे जो भी असमानता हो, ये सिर्फ और सिर्फ ये तानाशाही का प्रतीक है कि जिस तरीके से तानाशाही व्यवस्था की तरफ लेने जा रहे हैं, ये सब इसी के सिम्टम्स है। आपने चुनाव आयोग पे कब्जा करने की कोशिश कर ली है, आपने सरेआम चंडीगढ़ का लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र को लूटने का काम किया है। कौन भुला सकता है कि चंडीगढ़ के अंदर बाकायदा कैमरे के सामने पीठासीन अधिकारी वोट डालते हुए पकड़ा गया, वोट को खारिज करते हुए पकड़ा गया। लोकतंत्र की हत्या कैमरे के सामने शुरू कर दिए और आप जनता पे दोष डाल रहे हैं कि जनता को भी दोषी इन्होंने साबित कर दिया। ये दोष इस समय जनता को डाल रहे हैं कि हम कुशासन तो करेंगे लेकिन जनता हमको चुने ना। तो बड़ी विकट स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2024 में निश्चित रूप से जनता इनसे आज ही जा चुकी है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वही प्रतीकों के सहारे, वही राष्ट्रवाद के सहारे, वही मंदिर मस्जिद मुद्दे के सामने, वही देश को बांटने का काम, यही 4-5 मुद्दे जिनके सहारे। चलिए वो तो चुनाव का परिणाम बता ही देगा अहमद साहब। अशोक जी भाई, पीडीए की यात्रा, कांग्रेस का साथ, दोनों चीज हो चुका है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी को आप लोग प्रतिकार दे पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रतिकार इंडिया अलायंस बना ही है उसको प्रतिकार देने के लिए, उसको सत्ताच्युत करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से बिहार में एक शुरुआत हुई थी और वो शुरुआत हुई थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सोशल जस्टिस की शुरुआत हुई थी और वो शुरुआत तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी ने किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चूंकि पिछड़े समाज, दलित समाज, आदि आबादी, अल्पसंख्यक इत्यादि के साथ अन्याय करने का उनकी मंशा थी, इसलिए उन्होंने इस सरकार को गिरा दिया। मैं नीतीश कुमार जी को जिस तरह से कहते थे ना कि नीतीश बाबू आपके दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के हमेशा के लिए बंद हो गए, कौन कहता था? अमित शाह जी कहते थे। और ये इतना आत्मविश्वास लबरेज थे कि मतलब लगता था कि हम 400 पार आ जाएंगे। और इनके आत्मविश्वास की परीक्षा बिहार में हो गई, जिसको लिटमस टेस्ट कहते हैं। इन्होंने थूक के चाटा। जिस तरह से नीतीश कुमार के इनके बिहार के यूनिट से लेकर के दिल्ली यूनिट तक लोगों ने गाली दिया, पानी पी के गालियां दिया, उसी नीतीश कुमार के आगे चरण चुंबक बन गए, इनका शीर्ष नेतृत्व से लेकर बिहार नेतृत्व तक। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से खोखली हो चुकी है, बिल्कुल भयाक्रांत है, डरी हुई है कि अगर हमें सत्ता नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें ये परिलक्षित करती है कि बिल्कुल घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और डर और घबराहट में कभी आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी का हमला करवाएंगे, कभी हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी से हमला करवाएंगे। ईडी सीबीआई को लेकर के जो आरोप पत्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। विशेष संवाददाता अजय द्विवेदी जी, जाहिर सी बात है, आपने सुना समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सबका पक्ष, चुनावी समय है, जाहिर सी बात है इस तरह के बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा। लेकिन इन सबके बीच जो ये ब्लैक पेपर आया है उसे आप किस नज़रिए से देखेंगे? ये आपको बता दें, जो सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि ब्लैक पेपर और सफ़ेद पेपर की बात करें तो जो बीजेपी ने पिछले दिनों राज्यसभा में पीएम मोदी ने खुद कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, आज श्वेत पत्र उसी के उपलक्ष्य में ये था कि पिछले 10 सालों का रूपरेखा हम अपना तो देंगे, लेकिन जो 2014 से पहले हम कहाँ थे और 2024 अब हम कहाँ हैं, इसको लेके बीजेपी श्वेत पत्र जारी करने की बात कही थी। लेकिन ये दांव मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं अभी के तौर पे उल्टा पड़ गया है कि बीजेपी अपनी बात अभी कह नहीं पाई है, लेकिन कांग्रेस ने जो उनकी नाकामियां हैं, कहीं न कहीं रोजगार जो एक बड़ा मुद्दा, उस पर बीजेपी हमेशा कहने से बचती रही और ये एक हद तक सही भी माना जा सकता है। आपको बता दें कि
कोई नियुक्ति निकलती है तो उस नियुक्ति को देने के लिए पीएम भी आते हैं और सीएम भी आते हैं, प्रदेश की बात कहें और राज्य की। हाँ, लेकिन इसमें तो ये भी कहा गया है ब्लैक पेपर में कि भाई 10 लाख सरकारी नौकरी अभी भी रिक्त पड़ी हुई है, उस पर कुछ हुआ नहीं है। केवल 10 लाख नौकरियों की बात नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जो बेरोजगारी है, रोजगार की बात कहें, महंगाई है, इन बहुत सारे मुद्दों पे ब्लैक पेपर लाई है कांग्रेस। और इसके मद्देनज़र ये भी सबसे बड़ी बात, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया ही है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय पूरा माहौल और देश बीजेपी में है, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये बताएं, जैसे दक्षिण में जाने की बात कह रहे हैं तो वहाँ चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन की बात हो रही है, अमित शाह से कल मुलाकात भी हुई है। हाँ, उत्तर प्रदेश की बात आ रही है, तो कोई तो मजबूरी रह रही। जो पश्चिम में मुझे लगता है कि बीजेपी कमजोर महसूस करी क्या, इसलिए आरएलडी का साथ चाह रही है। वहीं आपको बताएं, बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा बड़ी पार्टियों में मानी जाती रही और उनका वर्चस्व भी रहा है, तो क्या ये मजबूरी रही कि नीतीश कुमार को वो साथ लेके आए हैं? तो ये तो सब बातें हैं, लेकिन ब्लैक पत्र और श्वेत पत्र में इस समय जंग जारी है। जी संतोष जी, आपके पास आएंगे। इस ब्लैक पेपर में एक आंकड़ा दिया गया है कि ईडी ने 121 केस दर्ज किए हैं, जिसमें विपक्षियों पर 95%, सीबीआई ने जो केस दर्ज किया 124, ये भी 95%, यानी 95% विपक्षी दल हैं। अशोक यादव जी भी ये आरोप लगा रहे थे कि सरकारी संस्थाओं का किस तरह से, जो स्वतंत्र संस्थाएं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, किसी भी संस्था का दुरुपयोग नहीं होता। सरकार अपना काम करती है और जो संस्थाएं होती है वो अपना काम करती है। इस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार का एक जो है खुला लूट मचा रखा था हर जगह, उत्तर प्रदेश से लेके और बिहार तक, बिहार से लेके आप चले जाइए जो है बंगाल, इन सब जगहों पे जिस तरीके की लूट हुई थी, कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतों पे ईडी अपना काम कर रही है। और ईडी क्योंकि स्वतंत्र है, उसमें किसी का अधिकार नहीं है, ना सरकार के दबाव में काम कर रही। ये कहना एक अलग बात है कि सरकार दबाव डाल रही है। अभी कल हाई कोर्ट ने जो है केजरीवाल को जो है बोला है कि आप जो है आके पेश होइए। ये बताइए, इस देश में लगातार समन जा रहा है ईडी का और नेता उसको जो है नकार रहा है। अरे भाई जाओ, आप अगर गलत नहीं हो तो ईडी के सामने पेश हो, अपनी बात रखो। ईडी गिरफ्तार थोड़ी करने जा रही है, पकड़ ले जाएगी। अगर गलती नहीं किया है तो समन जा रहा है, आपको पेश होना चाहिए। लेकिन लगातार कानून का उल्लंघन, लगातार कानून का, और कल हाईकोर्ट ने डांटा इसके लिए केजरीवाल जी को कि भाई आप आइए 17 तारीख को पेश होइए। तो इसमें ईडी का सरकार क्या कर सकती है? ईडी अपना काम कर रही है। और एक सिर्फ कहने की बात, भाई अगर आपने लूट नहीं की है तो ईडी से डर क्यों? लेकिन इस ब्लैक पेपर में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मोदानी राज। मोदानी राज मीन्स मोदी जी और अडानी दोनों को मिलाकर के मोदानी राज। और इसमें जो आरोप है, मैं आपका जवाब चाहूँगा। कोयला आयात को लेकर के इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। उसके बाद इनके लिए धारावी जो परियोजना थी उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। तो इन सब मामले में आपका क्या कहना है? यहाँ पर सेबी पर भी आरोप लगाया गया है कि वो अडानी मामले का निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की बातों पे क्या कहें? कांग्रेस का तो काम ही है आरोप लगाना, और ये जब सत्ता से बाहर रहते यही काम करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से देश विकास कर रहा है, अब उसमें आप मोदानी राज बता दीजिए, अडानी राज बता दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। इस समय सिर्फ देश में जनता का राज चल रहा है और जनता ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है जो निर्भीक होके काम कर रहा है। उसको इसकी चिंता नहीं है कि उसके परिवार पे जो है आप दबाव लोगे या कर लोगे। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। बीजेपी साफ करिए भाई, मोदानी राज का कोई मायने नहीं है, जनता साथ है उनके। देखिए स्थिति जिस तरीके से अभी आज संतोष जी ने अपने आप इन्होंने कबूल कर लिया। आप इन्होंने देखा होगा कि आपने इनसे अदानी का पक्ष रखने के लिए पूछा तो इन्होंने ये नहीं कहा कि अदानी का पक्ष का जवाब अदानी के प्रवक्ता देंगे, इन्होंने देना शुरू कर दिया। ये कौन सी स्थिति है भाई? ये कौन सी मजबूरी है कि हम सवाल अदानी को उठाते हैं, जवाब भाजपा देती है? देश के विकास की बात क्या संबंध है? और जनता, ये कैसा संबंध है भाई? सरकार में जनता, अगर संबंध ना होता तो संतोष जी आज अदानी का पक्ष लेके अदानी के फेवर में बात कर रहे हो। जनता का नुमाइंदा अगर मुझसे भाजपा के बारे में सवाल पूछा जाए तो संतोष जी जरा एक करके, संतोष जी अहमद जी को पहले सुन लीजिए, फिर आते हैं आपके पास। लेकिन जिस तरीके अदानी पे हम सवाल उठाते हैं और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है और उनके बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी उतर आती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अदानी और भाजपा का सीधा संबंध है। वरना संतोष सिंह जी को जवाब देने की क्या जरूरत है? हम तो आरोप अडानी पे लगा रहे हैं ना, हम तो अडानी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो देश की सारी संपदाओं को खरीद रहे हैं।
ये अलबत्ता अलग बात है कि सरकार बेचने का काम कर रही है, लेकिन आरोप तो अदानी पे लगा रहे हैं और जवाब देने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उतर जाती है। तो ये क्या मजबूरी है भाई, ये संबंध क्या कहलाता है? निश्चित रूप से जिस तरीके से इन्होंने देश की सारी संपदा को एक दो तीन व्यापारियों के हाथों में बेचने का काम किया, अगर हम उस पर आरोप लगा रहे हैं तो सरकार व्यापारियों के बचाव में क्यों उतर रही है भाई? ये समझ जैसी परिस्थिति, क्या संबंध है इनका भाई? इसका खुलासा तो होगा, हम तो करेंगे, जवाब दीजिए। देखिए, ये अपने जो है लोगों से संबंध पूछे कि भाई इनके और भी जो उद्योगपति थे उनसे क्या संबंध। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के राज्य में, कांग्रेस के जो है सरकार में बहुत सारे जो है ऐसे आतंकवादी टाइप के लोगों से इन लोगों के संबंध रहे, तो ये नहीं उजागर किए। हमने तो देश के उस उद्योगपतियों को, जो उद्योगपतियों को हम लोगों ने आमंत्रण किया कि भाई आप देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें और जो है देश कैसे विकास करेगा इसमें आप क्या कर सकते हो, वो लोग कर रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा। क्या देश का विकास नहीं होना चाहिए? और देश का विकास कौन कर सकता है? देश में अगर लोग पूंजी नहीं लगाएंगे, किसी काम में जो है व्यवस्था में नहीं आएंगे, और पूंजीपतियों को भगाने लगेंगे, तो कैसे काम चलेगा इस देश का? संतोष जी, इस ब्लैक पेपर में, हाँ ठीक है संतोष जी, इस ब्लैक पेपर देश को चलाने के लिए उद्योगपतियों और भामाशाहों की आवश्यकता है। संतोष जी, एक आरोप और बहुत गंभीर है। बेरोजगारी का आंकड़ा पेश किया गया है। 2012 में 1 करोड़ लोग बेरोजगार थे, 2022 में 4 करोड़ ये बढ़कर हो गया है संख्या। देखिए, बेरोजगारी पे जो है जिस तरीके से बेरोजगारी की बात ये लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी में सरकार ने बहुत सारे ऑप्शन निकाले, बहुत सारे लोग रोजगार कर भी रहे हैं और स्वयं रोजगार की जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं उससे लोग रोजगार कर रहे हैं। ये खाली उन आंकड़ों को पकड़ते हैं कि नौकरी कितनी मिली। आप सिर्फ नौकरी देखते हो, ये आप नहीं देखते हो कि कितने लोग रोजगार कर रहे हैं, कितने लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हैं और सेल्फ कमाने की व्यवस्था बना रहे हैं। वो भी एक तरह का रोजगार है। अब खाली नौकरी ले लेना ही रोजगार नहीं माना जाता है कि नौकरी हमने इतनी दे दी यही रोजगार है। अशोक जी, आपके भी एजेंडे में है रोजी रोजगार। बीजेपी जो दावा कर रही है उसे किस रूप में देख रहे हैं आप? विधानसभा में बोला कि रोजगार और नौकरी दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। रोजगार क्या है? रोजगार तो यही है ना कि आप किसी हाईली एजुकेटेड आदमी को जाओ जाके चाय बनाओ, जाओ जाके समोसा तलो, जाओ पंचर बनाओ, तो ये रोजगार हो गया। लेकिन उसकी प्रतिभा के हिसाब से, उसकी डिग्री के हिसाब से अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही है, आप उसको रोजगार से कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? आज जिस तरह से आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्होंने रोजगार जो देने का जो प्रचलन शुरू किया, क्या उसमें शोषण नहीं हो रहा इस देश के और इस राज्य के युवाओं के साथ? आप देखिए कि लगातार जिस तरह से चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सरकार को उठा के देख लीजिए, हमेशा उसमें आउटसोर्सिंग से वैकेंसीज हो रही है जी, उसमें आउटसोर्सिंग से वैकेंसीज इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। अब उसमें शोषण हो रहा है। जो लड़का बीटेक किया हुआ है उसको 8,000 में नौकरी पे रखा जा रहा है, उसको ये कहा जा रहा है कि तुम नहीं हो तो 10 लोग और मेरे सामने लाइन लगा खड़े हैं। तो इस तरह से शोषण हो रहा है उन युवाओं का। आप जॉबलेसनेस का जो है जो हकीकत है उसको इनके चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, उसको जमीन पे देखने की जरूरत है। गांव में या किसी जगह घर पे चलिए, 10 घर में चले जाइए, आपको 8 घर ऐसा मिलेगा जिसमें मिलेगा आपको कि लड़का जॉबलेस होकर घर पे बैठा हुआ है। आज आपको एक आंकड़ा जो आया था इसके पहले कि कृषि क्षेत्र में जो कोविड काल के बाद कई करोड़ लोग वापस आए कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए, उनकी नौकरियां छूट गई। और अगर डेटा के आधार पर मैं बात कर लूं तो 15 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से और 2 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग जॉबलेस हुए हैं। और ये जॉबलेसनेस किसने दिया है? इसी मोदी सरकार ने जो नारा देती थी कि हम जो है हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ठीक है। वक्त का तकाजा है। संतोष जी, बहुत संक्षिप्त में कमेंट चाहेंगे जो आरोप लगे हैं। देखिए, इन लोगों का आरोप कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश विकास कर रहा है और नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए हर तरीके से मोदी सरकार दृढ़ संकल्प है इनको नई योजनाओं को लाने के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए। जी, वाकई इस पर चर्चा तो बहुत लंबा चल सकता है क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है, एक के बाद एक काफ़ी गंभीर आरोप है। बेरोजगारी की बात की जाए, आर्थिक प्रबंधन की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, लेकिन वक्त का तकाजा होता है, इसलिए इस चर्चा को मैं फ़िलहाल यहीं समाप्त करूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सारे हमारे गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ये मामला और गंभीर होगा, क्योंकि अब नज़र होगी सबकी जो बीजेपी की ओर से इस ब्लैक पेपर के काट में श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर सियासी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।